दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल फ़नी स्टोरी है। और जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी है। साथ में इस कहानी के अंदर एक मॉरल भी है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ड्रीमर ऑफ कोंकण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? DREAM, ड्रीम का मतलब होता है सपना, और ड्रीमर का मतलब होता है सपना देखने वाला, उसे ड्रीमर कहा जाता है। द ड्रीमर ऑफ कोंकण, और कोंकण किसी स्थान का नाम है, मतलब कि कोंकण का सपना देखने वाला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। उसके अलावा यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ ब्राह्मण इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ? विलेज कॉल्ड कोंकण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE, लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, उसे लिव कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ विलेज, मतलब कि एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, कॉल्ड कोंकण। और दोस्तों, कॉल्ड का मतलब होता है नामक, कोंकण नामक विलेज में, कोंकण नामक गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन ए विलेज कॉल्ड कोंकण, मतलब कि एक बार एक कोंकण नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। हिज नेम वॉज मुंगेरी लाल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। हिज मतलब होता है इसका। और दोस्तों, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये एक पजेसिव केस है। और आप इसमें इस बात को भी साथ में नोट करें कि जब कोई भी वस्तु किसी मेल के साथ, मतलब कि पुरुष के साथ जुड़ी होगी तो उस पजेसिव केस के लिए हमें हिज का प्रयोग करना होता है। तो हिज से पता चल जाएगा आपको कि ये किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो क्या अर्थ हुआ? हिज नेम मतलब कि उसका नाम, वॉज मुंगेरी लाल। हिज नेम वॉज मुंगेरी लाल मतलब उसका नाम मुंगेरी लाल था। आगे देखिए। वन डे एज ही वॉज कमिंग बैक आफ्टर बैगिंग he found a pot of flour left at the side of the road। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, एज जब, जैसे कि, या जब, he was coming back। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह के वाक्यों में आप देखेंगे रहा था, रही थी जो होगा वो वाक्य की टेल पर होगा। और जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें वॉज का यूज़ करना होगा। और जब वी, यू, दे प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर ही के साथ वॉज का यूज़ किया गया, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। कम मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म। कमिंग बैक, बैक मतलब वापस। और दोस्तों, बैक का मतलब भीख मांगना, भिक्षा मांगना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, एज जैसे कि, ही वॉज कमिंग बैक वह वापस आ रहा था, आफ्टर बैगिंग भीख मांगने के बाद, एक भिक्षा मांगने के बाद, ही फाउंड। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब मिलना, पाना, और ये सेकंड फॉर्म है ही फाउंड, उसे पाया। अब पॉट, पॉट का मतलब एक बर्तन, गमला, उसे एक पॉट मिला मतलब एक बर्तन मिला, कह सकते हैं हांडी मिली। और फ्लार, फ्लार मतलब होता है आटा, आटे की। लेफ्ट जो कि पड़ी हुई थी, पड़ी हुई मिली।
एट द साइड ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ एक किनारे पर उसे एक हंडिया मिली आटे की। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि जब एक दिन जब वो वापस आ रहा था भिक्षा मांगने के बाद, ही फाउंड ए पॉट ऑफ फ्लावर लेफ्ट एट द साइड ऑफ द रोड, उसे रोड के किनारे पड़ी हुई एक आटे की एक क्या मिली, एक हांडी मिली। आगे देखिए, ही हैप्पीली टुक इट एंड केम बैक होम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है लेना या ले जाना, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब है खुशी खुशी। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। और हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, और ये टेक का मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। और ये जो इट है ये उस हंडिया के लिए यूज किया गया प्रोनाउन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैप्पीली टुक इट, उसने खुशी खुशी उसे ले लिया, एंड केम बैक होम, और घर वापस आ गया। चलिए आगे देखिए, he hung it up near the bed and as he lay down to sleep he started dreaming about it। क्या मतलब हुआ, he hung it, और दोस्तों यहाँ भी देखिए it का यूज किया गया है, तो आप ये समझ लीजिए ये जो it है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो इट है ये उस हांडी के लिए, जो पॉट है जिसे हांडी कहा जाता है उसके लिए इसको प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, ही हंग इट, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। हैंग मतलब टांगना, सेकंड हंग, ही हंग इट, उसने उसे टांग दिया, हंग इट अप, उसने उसे ऊपर टांग दिया, नियर द बेड, अपने बेड के पास, अपने जहाँ उसका बेड था उसके पास उसने उसको टांग दिया, एंड और एज ही ले डाउन, और जैसे वो नीचे लेटा टू स्लीप, सोने के लिए, ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट। दोस्तों ये जो वाक्य है इसका मतलब हुआ ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में सपना देखने लगा। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं, वह खेलने लगा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसी फॉर्मूले से इसका इस्तेमाल करके वाक्य को बना सकते हैं। वह खेलने लगा, सब्जेक्ट है ही, स्टार्टेड प्लेइंग। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी लगे जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस देता हूँ जो आप बनाएं और उसे कमेंट में बताएं। वाक्य है, वह लिखने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, वह लिखने लगा। तो ये भी इसी तरह का वाक्य है, तो आप इसको बनाएं और कमेंट सेक्शन में इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों दोबारा इसको यहाँ से देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। ही हंग इट अप नियर द बेड, उसने उसको टांग दिया बेड के पास। एज ही ले डाउन टू स्लीप, और जब वो नीचे लेटा सोने के लिए। ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में मतलब उसको लेकर वो सपना देखने लगा। आगे देखिए, टुमारो, कल, आई वुड गो एंड सेल दिस फ्लावर इन द मार्केट। टुमारो आई वुड गो मतलब मैं जाऊँगा, एंड सेल, और दोस्तों SELL सेल का मतलब बेचना, फर्स्ट फॉर्म है, एंड सेल दिस फ्लावर, और इस आटे को बेच दूंगा, इन द मार्केट, बाजार में बेच दूंगा। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट, ही थॉट उसने सोचा। तो उसने क्या सोचा कि कल मैं बाजार जाऊंगा, तो कल मैं जाऊंगा और इस आटे को बाजार में बेच दूंगा। देन फिर आई, देन मतलब कि फिर, आई वुड गो एंड बाय अ गोट विद इट। तो उसने कहा देन आई वुड गो, फिर मैं जाऊंगा, एंड बाय अ गोट, और गोट मतलब बकरी, देन बाय अ गोट विद इट, और इससे एक बकरी खरीद लूंगा। द गोट वुड गिव मिल्क, गिव मतलब देना, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है। द गोट वुड गिव मिल्क, जो गोट है बकरी है, वुड गिव मिल्क, वो दूध देगी। एंड आफ्टर सम डे, और कुछ दिन के बाद, इट विल ऑल्सो गिव बर्थ टू अ किड। इट विल ऑल्सो, और यहाँ जो इट है ये भी बकरी के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन के तौर पर। इट विल ऑल्सो गिव बर्थ टू अ किड मतलब वो भी एक बच्चे को जन्म देगी। आगे देखिए, द किड वुड ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है किसी का बढ़ना। द किड वुड ग्रो अप, जो बच्चा है वो बड़ा होगा। टू बी अनदर गोट, एक और बकरी के रूप में, टू बी अनदर गोट। सून, जल्दी ही। आई विल हैव एन एंटायर हर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है
ये हमारा फ्यूचर का पजेसिव वाक्य है। फ्यूचर पजेसिव का मतलब होता है जब आप फ्यूचर में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा, कोई भी व्यक्ति के पास फ्यूचर में कुछ सामान या वस्तु होगी, तो इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर पजेसिव कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद विल लगाया जाता है, साथ में हैव। तो इसकी जो हेल्पिंग है वो है विल हैव। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप फ्यूचर पजेसिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल हैव का आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो क्या अर्थ हुआ, और आप इसे भी नोट कर लीजिए, HERD हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो उसने क्या सोचा, सून जल्दी ही, आई विल हैव एन एंटायर हर्ड मतलब जल्दी ही मेरे पास एक पूरा झुंड होगा। तो उसने क्या सोचा कि भाई ये जो बकरी दूध देगी उसके कुछ दिन के बाद वो एक बच्चे को जन्म देगी, जो बच्चा है वो बड़ा होगा मतलब दूसरी बकरी बनेगा, और जल्दी ही सून आई विल हैव एन एंटायर हर्ड मतलब मेरे पास एक पूरा झुंड होगा। देन फिर आई विल सेल द हर्ड, फिर मैं ये जो हर्ड है, ये जो झुंड है उसको बेच दूंगा, इन द मार्केट बाजार में उसे बेच दूंगा। आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, आई वुड बाय माई सेल्फ अ हर्ड ऑफ काउज। आई वुड बाय माई सेल्फ मतलब कि मैं खुद खरीद लूँगा, हर्ड ऑफ काउज मतलब गायों का एक झुंड, उसको मैं खरीद लूँगा, विद द मनी पैसों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद, आई वुड बाय माई सेल्फ अ हर्ड ऑफ काउज विद द मनी मतलब मैं खुद, या कह सकते हैं अपने आप, गायों के एक झुंड को खरीद लूँगा विद द मनी पैसों से। दे टू विल फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, तरक्की करना। दे टू, और टू मतलब भी, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे टू विल फ्लोरिश मतलब वो भी तरक्की करेंगे, या कह सकते हैं इसको फलेंगे, लाइक द गोट्स बकरियों की तरह। और दोस्तों आप में से कई लोग बोलते हैं सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए, अच्छे से समझ में आती है कहानी। तो आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो सपने देख रहा है कि सपने में ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए आगे देखते हैं। When I would have enough cattle, I would sell a part of them and with the money buy myself a house। क्या अर्थ हुआ, when I would have। और दोस्तों ये भी हमारा फ्यूचर पजेसिव वाक्य है, और फ्यूचर पजेसिव में आप will have लगा सकते हैं चाहे तो would have। तो यहाँ पर would have का यूज़ किया गया। तो उसने क्या सोचा, when I would have enough cattle, एक cattle का मतलब मवेशी, जब मेरे पास enough मतलब पर्याप्त मात्रा में काफ़ी जो मवेशी हैं वो हो जाएंगे, I would sell a part of them, मैं उनमें से, I would sell a part of them मतलब मैं उनमें से एक हिस्से को बेच दूंगा, एंड विद द मनी और पैसों से, बाय माई सेल्फ अ हाउस और अपने लिए एक घर खरीदूंगा। आगे देखिए, वन डे एक दिन, आई वुड बी द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। और दोस्तों रिचेस्ट का मतलब होता है सबसे अमीर, रिच मतलब अमीर, रिचर उससे अमीर, और रिचेस्ट सबसे अमीर। तो ये रिच की सुपरलेटिव डिग्री है, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर। तो उसने आगे क्या सोचा, वन डे एक दिन, आई वुड बी द रिचेस्ट मैन इन द विलेज मतलब एक दिन मैं गाँव में सबसे अमीर आदमी होऊंगा। आगे देखिए, देन वन डे मतलब फिर एक दिन, आई वुड गेट मैरिड, आई वुड गेट मैरिड मतलब कि मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, टू अ ब्यूटीफुल एंड लविंग गर्ल, एक सुंदर और एक प्यारी लड़की से। बट इट इज नॉट एज इफ आई वुड रन अराउंड माई वाइफ। तो उसने क्या सोचा, बट इट इज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे इफ़ आई वुड रन अराउंड माई वाइफ कि मैं अपने वाइफ के आसपास दौड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। आगे देखिए, I would even beat her like this if she never disobeyed me। क्या मतलब हुआ, बट इट इज़ नॉट एज मतलब ऐसा नहीं है, इफ़ आई वुड रन अराउंड माई वाइफ कि मैं अपनी पत्नी के आसपास दौड़ूंगा। आई वुड इवन बीट हर, मैं उसकी पिटाई भी कर दूंगा, लाइक दिस इस तरह से, इफ़ शी एवर डिसओबेड मी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ओबे का मतलब मानना, किसी की आज्ञा का पालन करना, बात मानना, और डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना, बात ना मानना। तो उसने आगे क्या कहा, आई वुड इवन बीट हर लाइक दिस इफ़ शी एवर डिसओबेड मी, कि मैं उसकी पिटाई भी करूँगा अगर उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, अगर उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आगे देखिए, सो थिंकिंग
सो थिंकिंग मतलब ऐसा सोचते हुए ही लिफ्टेड आ स्टिक, लिफ्ट का मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, ही लिफ्टेड ए स्टिक, उसने एक स्टिक मतलब एक जो छड़ी थी उसने वो उठा ली, एंड स्विंग इट, और उसको घुमा दिया, स्विंग मतलब घुमाना, उसको घुमा दिया। द स्टिक हिट द पोट, जो स्टिक थी जो छड़ी थी, हिट द पोट, वो उस पॉट से मतलब उस जो हंडिया से टकराई, एंड इट ब्रोक, और वो टूट गई, स्पिलिंग द फ्लोर, स्पिल मतलब गिराना, उस फ्लोर को आटे को बिखेरती हुई वो टूट गई, ऑल ओवर हिम मतलब वो स्पिल करती हुई उसके ऊपर, ऑल ओवर हिम मतलब उसके ऊपर पूरे आटे को बिखेरती हुई वो जो हांडी थी वो टूट गई। आगे देखिए, ही वॉज शॉक्ड, शॉक का मतलब हैरान हो जाना, ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गया, एट वॉट ही हैड डन, कि उस मतलब जो उसने किया था उस चीज़ पर वो हैरान हो गया। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य, तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही हैड डन, मतलब उसने जो किया था उस बात पर वो हैरान हो गया। ही हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज वंडरफुल ड्रीम्स, और दोस्तों ये भी हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश करना, बर्बाद करना, तो इसे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज वंडरफुल ड्रीम्स, मतलब उसने अपने सभी अद्भुत सपनों को उसने उसने नष्ट कर दिया था, उनको उसने खत्म कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, कि अंडों से चूजे निकलने से पहले उनकी गिनती मत करिए। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या इसका मॉरल हुआ कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में योजना बना रहे हैं तो जब तक उसमें से जब तक वो योजना पूरी ना हो जाए, जब तक आप उसके अंदर कोई भी और ज़्यादा सपना मत देखिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।